हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता दें, राई से जहां पर पंखे बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। देर रात शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। आग लगने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई है। शवों को बाहर निकाला गया। वहीं श्रमिकों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी। पंखे बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस घटना में 2 श्रमिकों की मौत हो गई है। श्रमिकों के शवों को बाहर निकाला गया है, लेकिन श्रमिकों की पहचान नहीं हो पाई है अभी तक। आग इतनी भीषण आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। दमकल की गाड़ियां मौजूद आग पर काबू पाने के लिए। शॉर्ट सर्किट के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 2 श्रमिकों की जान चली गई है। राई की ये घटना, पंखा बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। दो लोगों की मौत इस घटना में हो गई है और अभी स्थिति पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तो जिन श्रमिकों की मौत हुई, अभी फिलहाल उनकी पहचान नहीं हो पाई है। भारी नुकसान इस आग की घटना में हुआ है। तो 2 श्रमिकों की मौत, शवों को बाहर निकाला गया। और इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं। लाजपत, अभी फिलहाल क्या ताजा स्थिति बताई जा रही है? गायब हुए थे वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमने उनको व्यक्ति गायब हुए थे वो हमारे साथ मौजूद हैं। कर्मचारी हमारे साथ हैं, मौजूद हैं। बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो परिवार का व्यक्ति जो गुजरा है उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या लगता था और क्या मदद हो रही है आपकी? कैसे क्या हादसा हुआ था? मेरा भाई था, जितेंद्र नाम था। कंपनी में जो काम कर रहे थे हम लोग, लग जाने के कारण वो एक्सपायर हो गया। और कंपनी कुछ भी मदद नहीं कर रही है, ना सुपरवाइजर सबका फोन, कंपनी कुछ भी मदद नहीं कर रही है, ना सुपरवाइजर सबका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। और गेट आने से गेट बंद कर दिया है। वॉचमैन ने कोई भी नहीं रहा है। कल कोई पता नहीं, हम लोग कोई भग गए थे और गेट पे था वो। जब तक लाश चली गई साथ में ही था, लेकिन कुछ बता नहीं रहा है। सारा इधर उधर जाओ, उधर जाओ, वहाँ पे जाओ, कुछ भी नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। पुलिस मदद कर रही है? सहायता हम ले रहे थे, तो बोला कि पुलिस मत फोन करो। हम क्यों नहीं करेंगे भाई, हम आप नहीं करेंगे तो पुलिस हमारी मदद करेगी। तो बोला कि कर लो, कोई होने वाला कुछ नहीं है। कितने लोग फंसे थे इसमें लगभग 100-150 आदमी फंसे थे। 2-3 बंदे की मौत हो गई। 2 बंदों की मौत हो गई। अंदर दम घुटने से हुई है या कैसे? जल गए हैं। दोनों जल गए हैं? दोनों जल के मरे हैं। तो क्या फैक्ट्री मालिक भी कोई मदद नहीं कर रहा? कोई कुछ मदद नहीं कर रहा है, ना यहाँ पे आ रहा कोई। सबका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सुपरवाइजर, ठेकेदार, कंपनी वाले, सबका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ठीक है जी। और भी उनके साथ हैं, मजदूर जो हैं, उनके भाई हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपने प्रयास नहीं किया उनको बचाने के लिए? बहुत प्रयास किए, खिड़की तोड़ के हले थे अंदर, पर धुएं के कारण हम जा नहीं पाए। जहरीली धुआं थी? हाँ, जहरीली धुआं, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। प्रयास बहुत किए बचाने की, पर बचा नहीं पाए। उसके पास नहीं जाता है। तो अब क्या चाहते हैं आप? सर क्या चाहते हैं हम, मेरे भाई का से पहुंचा दे, मेरे जो हम लोग काम किया वो हिसाब दे दे। तो डेड बॉडी का भी नहीं पता लग रखा है? नहीं, वो तो बोल रहे पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन अभी हम लोग को नहीं पता कहाँ लगे गए। हम लोग से इसलिए बता रहे हैं, पता ही नहीं लग रखा है। नहीं। तो कैसे आग लगी? सर काम कर रहे थे वर्कर लोग, एक होल्डर की वजह से आग लगा। थोड़ा सा चीजें उठा, फिर थर्माकोल रखा हुआ था वहाँ पे, सब भरने लगा। उसके बाद सब लोग भागने लगे। तो काफी बड़ी आग थी? बहुत बड़ी आग थी।
केमिकल ज्यादा था इसलिए दम घुटने लग गया। हाँ, केमिकल ज्यादा था उसमें। फायर की एनओसी है इनके पास, जो फायर की जो लगाते हैं वो जो बचाने के लिए? कुछ नहीं, उसमें कुछ भी नहीं, उसमें एक पाइप तक नहीं था कि लगा के आग को बुझा सके। आग बुझाने का कुछ भी नहीं था? नहीं था, उसमें एक पाइप भी नहीं था। बगल वाले फैक्ट्री तो से फैक्ट्री वाले को तो पहले एनओसी लेनी होती है फायर की, तभी फैक्ट्री ओनियर होती है। कैसे क्या बताया सर, हम लोग तो काम करने आए, हम लोग इतना जानकारी नहीं रखते, लेकिन उसमें आग बुझाने का पाइप नहीं था। बगल से हम लोग पाइप लेके आग बुझाए। तो फैक्ट्री मालिक से बात नहीं हो रही आपकी? नहीं सर, उसकी फैक्ट्री मालिक से बात नहीं हो रहा। और भी उनके साथ मजदूर हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कैसे हादसा हुआ ये? ठीक है, अपने भाई को लेने के लिए आए हो? ये देखिए, आप लोग देख रहे हैं और हमारे साथ फायर कर्मचारी हैं, उनसे भी बातचीत करने से। सर, आप थोड़ा सा आगे बताइए, कैसे आग लगी और कितने लोग इसमें जुड़े हैं? कैसे क्या कुछ कार्रवाई, कितनी गाड़ियां लगी? ये लगभग गाड़ियां 12 गाड़ियां हमारे पास 12 गाड़ियां। कितने लोग इसमें चले? 2 लोग। तो प्रयास किया था आप लोगों ने बचाने का? शीशे तोड़ के बचाया लोगों को। लाजपत आपके पास वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें, जहां पर ई विधानसभा के लिए आज एमओयू साइन होंगे। ई विधानसभा के लिए स्पीकर एमओयू साइन करेंगे। विधानसभा को हाईटेक बनाने के लिए स्पीकर का बयान भी सामने आया है। स्पीकर ने कहा है कि पेपरलेस विधानसभा बनाने के लिए प्रयासरत हैं। ई विधानसभा के लिए आज होंगे एमओयू साइन। विधानसभा स्पीकर का कहना है कि विधानसभा पेपरलेस बने, इसके लिए लगातार प्रयास जारी हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ई विधानसभा के लिए आज होंगे एमओयू साइन। तो इन दिनों चाहे विधानसभा हो देश की, चाहे संसद हो, यहां पर डिजिटली कार्य करने को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। इस खबर पर हमारे सहयोगी राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, अब ई विधानसभा के लिए किस और कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं और ई विधानसभा में तब्दीली के बाद क्या बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल आप जानते हैं कि अब डिजिटल जो सरकारें हैं डिजिटल कामों की तरफ आगे बढ़ रही हैं। इस दिशा में हरियाणा विधानसभा भी आगे कदम बढ़ा रही है और इसी तरह से आज जो है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा को हरियाणा में लागू करने के लिए एक 3 स्तरीय जो ट्राइप्लेट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो साइन होगा। और इस जो मेमोरेंडम पर हरियाणा विधानसभा की ओर से विधानसभा अध्यक्ष जो हैं साइन करेंगे। और ये जो जिस तरह से आप जानते हैं कि हरियाणा में ई विधानसभा की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं और ये पेपरलेस विधानसभा बनाने की बात चल रही है और सारा काम डिजिटल करने की बात है, उस दिशा में कि महत्वपूर्ण कदम जो हैं आगे बढ़ेंगे। और इसमें जैसे मैंने बताया कि इस मौके पर जो हरियाणा के विधानसभा है उनकी तरफ से विधानसभा अध्यक्ष जो है ये सारा मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर करेंगे और इस दौरान में मीडिया से रूबरू भी होंगे और मीडिया को ब्रीफ करेंगे कि किस तरह से इस सारे जो है इस नेवा का जो लाभ मिलने वाला है और इस नेवा से आगे आगे क्या फायदा होगा। और जो एक नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है इसको बनाने के बाद इस तरह से काम में तेजी आएगी। चलिए, शुक्रिया आपका राकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ई विधानसभा के लिए आज एमओयू साइन होंगे और बड़ा बदलाव एक तरीके से इन दिनों देश की विधानसभाओं और संसद में देखने को मिल रहा है। डिजिटली कार्य हो, इसे प्राथमिकता सरकारें दे रही हैं और इस बार बजट भी जो पेश हो रहे हैं वो डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं, पेपरलेस बजट पेश हो रहे हैं। तो अब हरियाणा विधानसभा में भी पेपरलेस विधानसभा बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
तो ये विधानसभा के लिए आज एमओयू साइन होंगे। ये विधानसभा के लिए स्पीकर एमओयू साइन करेंगे। विधानसभा को हाईटेक बनाने के लिए स्पीकर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पेपरलेस विधानसभा बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। महेंद्रगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सीएम ओपी चौटाला महेंद्रगढ़ दौरे पर हैं आज और दोपहर 1 बजे ओम प्रकाश चौटाला करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें, इन दिनों इनेलो नेता अभय चौटाला भी सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। कृषि कानून को लेकर चल रहे किसान आंदोलन में इनेलो के नेता काफी समर्थन किसानों का कर रहे हैं और आज ओम प्रकाश चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जाहिर तौर पर कई मुद्दों पर अपनी राय रख सकते हैं और सरकार को भी जमकर घेर सकते हैं। तो दोपहर 1 बजे महेंद्रगढ़ में आज ओम प्रकाश चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पूर्व सीएम ओपी चौटाला इन दिनों पैरोल पर हैं और लगातार एक्टिवली किसान आंदोलन के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं। आज उम्मीद है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी वो कृषि कानून पर सरकार पर हमला बोल सकते हैं। आपको बता दें, इनेलो नेता अभय चौटाला ने किसान आंदोलन के समर्थन में अपने विधायक पद से इस्तीफा भी दे दिया था। इनेलो लगातार एक्टिवली किसान आंदोलन में किसानों का समर्थन कर रही है। वही किसान आंदोलन लगातार जारी है और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 92 दिन हो चले हैं। 92 दिनों से आंदोलन जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा है जिसमें आम आदमी के लिए सड़कें खोले पुलिस, ये बात कही गई है। किसानों पर झूठे मुकदमे भी जो लगाए गए हैं वो वापस लिए जाएं। संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति को जो पत्र लिखा है उसमें ये बातें कही गई हैं। इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का किसानों के लिए एक सुझाव भी सामने आया है। इसी बीच उन्होंने कहा है कि किसान प्रस्ताव पर विचार करें तो बातचीत संभव है। आपको बता दें, सरकार ने कानूनों को 1.5 साल तक के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव किसानों के सामने रखा था। कानूनों को 1.5 साल तक के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव देने के बाद अब नरेंद्र तोमर कह रहे हैं कि अगर किसान इस प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं तो बातचीत की संभावनाएं हैं। और वहीं किसान इस प्रस्ताव को लगातार ठुकरा रहे हैं। सरकार के इस प्रस्ताव को किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया था और लगातार उसके बाद आंदोलन किसानों का जारी है। 92 दिन हो चले हैं। 92 दिनों से सड़कों पर डटे हुए हैं किसान। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं और अलग अलग तरीकों से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं इसी बीच सड़कों को आम आदमी के लिए खोलने के लिए राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखा है संयुक्त किसान मोर्चा ने और ये अपील की गई है कि आम आदमी के लिए सड़कें खोले पुलिस। सड़कें ब्लॉक होने की वजह से, बॉर्डर्स ब्लॉक होने की वजह से कई लोगों के काम धंधे खराब हुए, कई लोगों को पलायन करना पड़ा और शायद यही एक बड़ी वजह है कि अब संयुक्त किसान मोर्चा आगे आया है इन सड़कों को खुलवाने के लिए। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ लाजपत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। लाजपत, अब तक बात यही कही जा रही थी कि किसान सड़कों पर बैठे हैं, बॉर्डर्स पर बैठे हैं। सिंघू बॉर्डर को किसानों ने सील कर रखा है, इसीलिए लोगों के काम धंधे बंद हुए। लेकिन यहां तो किसानों ने ही राष्ट्रपति से गुहार लगा दी है कि सड़कों को आम लोगों के लिए खोलें। आखिर माजरा क्या है? जी बिल्कुल, देखिए, हमने लगातार हरियाणा न्यूज की टीम ने लगातार अपील भी की थी और वो दिखाया भी था कि जो व्यापार है वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, मजदूर यहाँ से पलायन कर रहे हैं। लेकिन मजदूर और मजबूर इसलिए कि लगातार जो फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, इधर से उधर जो मजदूर भटक रहे थे और लगातार जो पलायन कर रहे थे, ये एक सबसे बड़ा सवाल था। और हमने लगातार लोगों को भी अपील की थी कि आप पलायन ना करें और ना जाएं यहाँ से, क्योंकि जो बीच की खींचातानी जो सरकार की और किसानों के बीच की जो खींचातानी चल रही थी उसको मद्देनजर रखते हुए किसानों ने ही
पहल कर दी है कि जो रास्ता खुलवाने के लिए, क्योंकि जो यहाँ से जो सोनीपत की बात करें तो एनसीआर जो सोनीपत जिला सोनीपत है जो दिल्ली से काफी नजदीक है और वो आवागमन लगातार जारी था, क्योंकि यहाँ पर जो अगर बात करें तो सिंधु बॉर्डर जो बिंदु पॉइंट है जहाँ से किसान आंदोलन को लीड मिलती है, मजबूती मिलती है, उसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने अब जो है वो चारों तरफ से उनको बंद कर दिया गया था। तो इसलिए कहीं न कहीं जो हम बात बताएं तो जो भीड़ भी कम शुरू हो गई थी, क्योंकि दिल्ली से काफी जो है वो किसान पहुंचते थे और भीड़ लगी रहती थी। और जो फैक्ट्रियां हैं उसमें मजदूर आते थे, जो दिल्ली रहते हैं या फैक्ट्री मालिक रहते हैं या मजदूर थे, वो आवागमन लगा रहता था, तो भीड़ दिखती थी। तो उस भीड़ को मजबूत करने के लिए कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि उन्होंने मांग की है कि ये रास्ते खुले तो ताकि मजबूती मिले और आंदोलन को और मजबूत किया जाए। और आपको बता दें कि लगातार जो बैठकों का दौर जारी है, महापंचायतों का दौर जारी है, इसीलिए कि क्योंकि फसल का समय नजदीक है और उस फसल को मद्देनजर रखते हुए मजबूत करने के लिए लगातार जो है बैठकों का दौर जारी और महापंचायतों का इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि अब फसल काटने का भी समय नजदीक आ चुका है। तो ऐसे में कोई आंदोलन कमजोर ना पड़े, इसलिए ऐसी रणनीतियां लगातार देखने को मिल रही हैं। हमने बातचीत की है जो यहाँ पर मजदूर हैं, उनसे भी बातचीत की है कि मजबूर हैं और मजदूर हैं क्योंकि अलग अलग काफी लोगों को परेशानियां आई, कई लोगों के काम धंधे बंद हुए, लगातार 92 दिन हो चले हैं और लोग इसी तरीके से परेशान हो रहे हैं। तो अब किसानों की तरफ से ही पहल की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे सहयोगी मनोज कौशिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ढांसा बॉर्डर से सीधा उनका रुख करेंगे। मनोज, अब किसानों की तरफ से पत्र लिखा गया है राष्ट्रपति को कि जो रास्ते बंद हैं उन्हें लोगों के लिए खोला जाए, पुलिस बैरिकेडिंग हटाए। अब कहीं ना कहीं क्या इस पत्र का असर होता नजर आ रहा है? या मैं ढांसा बॉर्डर की बात करूं तो वहां पर क्या बॉर्डर पूरी तरीके से ब्लॉक है? क्योंकि किसानों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम साइड में बैठे हुए हैं, जो रास्ते ब्लॉक किए गए हैं वो पुलिस द्वारा किए गए हैं। जी बिल्कुल। और बात में अगर ढांसा बॉर्डर की कहूँ तो यहाँ लोगों को जो आमदन की परेशानी वो काफी बढ़ गई है। और ऐसे में जहाँ कोई इमरजेंसी जो सेवाएं हैं, एम्बुलेंस है या अन्य जो दमकल विभाग की सेवाएं वो निकलती हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस अपना पल्ला झाड़ लेती है और उनकी जो परेशानी है उनका सामना जो किसानों को करना पड़ता है। क्योंकि वो लोग किसानों को अगर बार बार कहते हैं कि अभी बहुत ही इमरजेंसी के तौर पर दिल्ली जाना पड़ा है, तो उनके लिए कोई ना कोई अल्टरनेट रास्ता जो किसान है वो उनको तय करते हैं। ऐसे में जो किसान है, जो मुसीबत में जो लोग होते हैं उनका सामना किसानों को करना पड़ता है। और पुलिस को किसान भी अब यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई रास्ता जो सीधा जो इमरजेंसी सेवाएं उनके लिए खोल दिया जाए, ताकि आम जो लोग हैं उनको परेशानी ना हो और जो मुसीबत के दौरान जो दिल्ली जाते हैं उनको ज्यादा परेशानियां सामना न करना पड़े। ऐसे में किसानों का कहना है कि वह एक सड़क से एक तरफ बैठे है और अगर पुलिस चाहे या सरकार चाहे तो रास्ता उनके लिए जो इमरजेंसी सेवा उनके लिए रास्ता खोला जा सकता है। ऐसे में किसानों ने राष्ट्रपति और जिला प्रशासन के माध्यम से ये कल ज्ञापन भी दिए है कि जो एक रास्ता है उसको खोल दिया जाए, आम लोगों के लिए खोला जाए। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि इन रास्तों को लोगों के लिए खोला जाए, क्योंकि आंदोलन अपनी जगह चल रहा है और अब आगे कैसे समाधान निकलेगा ये किसानों को, संयुक्त किसान मोर्चा को और सरकार को देखना है। लेकिन इस आंदोलन के बीच आम आदमी जो पिसा है, कहीं ना कहीं अब इस पर रोक लगनी चाहिए और इन सड़कों को खोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब खुद संयुक्त किसान मोर्चा ने पत्र लिखकर राष्ट्रपति से कहा है कि जो रास्ते आम लोगों के लिए बंद हैं, पुलिस उन रास्तों को आम लोगों के लिए अब खोल दे। तो अब देखते हैं संयुक्त किसान मोर्चा के इस पत्र का कितना असर देखने को मिलता है। और चलिए अब वक्त है कोरोना अपडेट का। आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटों में क्या रहे प्रदेश के हालात और कितने मामले आए सामने। तो नए मामलों की अगर बात करें तो बीते 24 घंटे में 130 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जिसमें से गुरुग्राम में 39 और फरीदाबाद में 10 नए मामलों की पुष्टि हुई है। कुरुक्षेत्र में 16 और करनाल में 17 नए केसेस सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक 3043 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,69,967 केसेस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 82 मरीजों ने कोरोना को दी है मात। अब तक 2,66,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश, लगातार अब मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है कुछ क्षेत्रों में। अगर बात करें हरियाणा की और मुख्य तौर पर सिरसा की,
तो क्या मामलों में यहां पर भी बढ़ोतरी हुई है? जी नंदनी, बिल्कुल अगर बात की जाए कोरोना की तो हरियाणा में कुल जो है कल की डेट की बात करें तो 130 केसेज नए आए हैं। 2,70,000 टोटल जो केस हैं। अभी तक 3,043 लोगों की पूरे हरियाणा में मौत हो चुकी है। सिरसा की बात करें तो सिरसा में कल जो एक्टिव केस है बिल्कुल नहीं आए हैं, लेकिन पॉजिटिव केस 8,884 जो टोटल रह चुके हैं। एक्टिव केसों की बात करें तो 11 केसेज है, 116 लोगों की जो है सिरसा में मौत हो चुकी है। नंदनी, अगर कोरोना की बात की जाए, कोरोना को इतना लाइटली लेने की अभी जो है जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना के दिन प्रतिदिन केस बढ़ रहे हैं। भले ही सिरसा जिला के लिए खास एक अच्छी खबर हो कि 2 दिन से सिरसा में कोई एक्टिव केस नहीं आया, लेकिन लोगों को अभी सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं अभी स्कूल खुले हैं, घरों से बाहर निकले हैं, उनकी टेस्टिंग जो सरकार की ओर से नहीं करवाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। जी नंदनी। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामलों में अब वापस एक तरीके से कहा जाए मामले बढ़ने शुरू हुए हैं, और ऐसे में लोग बिल्कुल सड़कों पर अगर देखें बेफिक्र नजर आते हैं, ना लोग अब मास्क पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल गए हैं। तो लेकिन ये अब एक बार फिर से अलार्मिंग टाइम है और एक बार फिर से सचेत होने का वक्त है सभी लोगों के लिए। जी बिल्कुल नंदनी, बिल्कुल सचेत होने की लोगों को जरूरत है, क्योंकि अब बाजारों में आम देखा जा रहा है कि लोग इसे मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस नाम की तो कोई चीज रह ही नहीं गई है। लोग इक्का झुंडों में इकट्ठे होकर बातें करते हैं, जैसे कि अब गाँव में बात की जाए या शहरों में बात की जाए तो चुनावी चौपाल जो है लगाकर बैठते हैं लोग, अभी कौन सरपंच बनेगा, कौन पंच बनेगा, कौन पार्षद चुना जाएगा, इस तरह से जो लोग बातें करते झुंडों में नजर आ रहे हैं। स्कूली बच्चे भी जो है एकत्रित होकर गलियों से होकर गुजरते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को बिल्कुल सचेत रहने की जरूरत है, मास्क की लोगों को खासकर लगाने की जरूरत है। प्रशासन को भी ध्यान देने की जरूरत है। जी नंदनी, तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त महाराष्ट्र से जिस तरह की खबरें कोरोना को लेकर आ रही हैं वो बेहद निराशाजनक है, क्योंकि मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो रही है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फरीदाबाद की, जहां पर एसडीओ को मेयर के साथ शौचालय के निरीक्षण के दौरान जो उनके द्वारा बदतमीजी की गई है उसे अब उन्हें उसके लिए पे करना पड़ रहा है। वो उन्हें बहुत महंगी पड़ी है, क्योंकि अब मेयर सुमन बाला के साथ जो मिसबिहेव किया एसडीओ ने, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। लगता है स्वच्छ भारत मिशन की जानकारी लेना भी एक मेयर के लिए जुर्म हो गया है। फरीदाबाद में मेयर सुमन बाला को ऐसे ही हालातों का सामना करना पड़ा। पूरे मामले पर नजर डालें तो मेयर सुमन बाला अपनी ड्यूटी निभाते हुए निगम की तरफ से बनाए गए शौचालयों का निरीक्षण करने पहुंची थी, लेकिन मौके पर जब उन्होंने शौचालय की हालत देखा तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई। इस पर जब उन्होंने एसडीओ सुरेंद्र खट्टर से जवाब मांगा तो एसडीओ ने सरेआम मेयर के साथ दुर्व्यवहार किया और वहां से चले गए। मेयर ने एसडीओ साहब से बस इतना ही पूछा था कि आखिर रोजाना सफाई के बावजूद शौचालय इतने गंदे क्यों पड़े हुए हैं और आम लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। इस पर एसडीओ साहब मेयर पर ही भड़क गए और उन पर आरोप लगाने लगे। आप ये देखो, उसकी रोज सफाई होती है। देखिए आप तो सफाई करने वाला कैसे सफाई कर रहा है, आप देखिए। पब्लिक पागल है क्या? आप अपने घर में ऐसे टॉयलेट साफ करवाओगे? खट्टर जी, आप अपने घर में ऐसे टॉयलेट साफ करवाओगे जैसे ये कर रहे हैं? ऐसे साफ करवाओगे? आपके घर का टॉयलेट दिखाओ, आप इतना ही साफ है। पब्लिक गंदगी के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए शौचालय की हालत खस्ता हालत में है। उधर जब सुमन बाला से इस बाबत बात की गई तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों की मनमानी इतनी हावी हो गई है कि जब उनसे उनके कार्यों पर सवाल किया जाता है तो वो इस तरह सरेआम दुर्व्यवहार करते हैं। उन्होंने कहा कि वो इसकी शिकायत करेंगी, क्योंकि शौचालयों की स्थिति बिल्कुल ही ठीक नहीं है। मुझे कई बार लोगों ने कंप्लेन की, जहाँ के एरिया में ये लगे हुए हैं वहाँ के दुकानदारों ने कंप्लेन की कि मैडम ये जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय लगाए गए हैं इसमें सीवर पानी का कनेक्शन नहीं है। तो मैं इस चीज को देखने के लिए हमारे एसडीओ खट्टर जी और जेई को लेकर के एक विजिट के लिए गई कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। तो वहां पे मैंने पाया कि ना तो वहां पे सीवर के कनेक्शन है और ना ही पानी के कनेक्शन है, और एक पानी का बाहर एक ड्रम भर के उसमें से पानी लोग लेते हैं। तो ये बहुत गलत तरीका है, क्योंकि हमारी जो सरकार है बड़ी ईमानदारी से और बड़े अच्छे से काम कर रही है, और स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट के लिए 7 करोड़ रुपए भेजे गए, जिसमें से पर
जो इसका कॉस्ट है 7.5 लाख रुपए है। अगर ये 7.5 लाख रुपए का टॉयलेट लगाया जा सकता है तो इसमें 50,000 रुपए की जो कनेक्शन या पानी के क्यों नहीं लगाए जा सकते, जिससे कि टॉयलेट हमारा साफ सुथरा दिखे। वहां के लोग यही कह रहे हैं कि अगर मैडम इस तरह के टॉयलेट लगाए तो इससे तो अच्छा कि इन टॉयलेट्स को यहाँ से हटा लिया जाए। तो इन लोगों की परेशानियों को देखते हुए मैं वहां गई। सिर्फ 6 टॉयलेट मीन्स 2 सेट वहां पे देखे, उसके बाद खट्टर जी उसे दिखाने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि अधिकारी अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे। उधर मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने संज्ञान लेते हुए आरोपी एसडीओ पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद सुरेंद्र को सस्पेंड कर दिया गया है। पूरे मामले में एक सवाल तो उठ रहा है कि क्या अधिकारी इतने बेलगाम हो गए हैं कि उनसे जब उनके कार्यों का लेखा जोखा मांगा जाता है तो वो भड़क जाते हैं। क्या अधिकारी की जवाबदेही किसी के लिए नहीं है? क्यों मेयर सुमन बाला को कुछ सवाल पूछने पर दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा? फरीदाबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।